दोस्तों, मजेदार हिंदी कहानियां सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की कहानी है छोटी बहू की प्यास। मंजू ने जिस साल बीए का इम्तिहान पास किया था, उसी साल से उसके बड़े भाई ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में मनीष का पता चला, जो जेएनयूवी कॉलेज जोधपुर में हिंदी पढ़ाता है और दो भाई हैं। उनके पास 8 एकड़ जमीन है, जिस पर मनीष का बड़ा भाई खेती करता है। मनीष के घर वालों ने मंजू को देखते ही शादी के लिए हाँ कह दी और शादी की तारीख तय करने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर मंजू की मां ने कहा, बहन जी, अभी लड़के ने तो लड़की देखी नहीं है, उन्हें भी लड़की दिखा दी जाए। आखिर जिंदगी तो उन दोनों को ही एक साथ गुजारनी है। इस पर मनीष की मां ने जवाब दिया, हमारा मनीष बहुत सीधा और संकोची स्वभाव का है। हमने उससे लड़की देखने के लिए बार बार कहा, मगर उसने हर बार यही कहा, आप लोग पहले लड़की देख लीजिए। जो लड़की आपको पसंद होगी, वही मुझे भी पसंद होगी। उनकी बात सुनकर सभी लोग मनीष की तारीफ करने लगे, केवल मंजू ही मन महसूस कर रह गई। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि क्या केवल लड़के को ही हक है कि वह अपना जीवन साथी पसंद करे। लड़की को इसका हक नहीं है। उसे इतना भी हक नहीं है कि उसे जिसके साथ जिंदगी बितानी है, उसे शादी के पहले एक झलक देख ले। शादी की तारीख तय होने के साथ ही परिवार में त्योहार का सा माहौल बन गया और देखते ही देखते बारात मंजू के दरवाजे पर आ गई। मंजू की सखियां उसे सजाकर जयमाल के लिए मंच की ओर लेकर पहुंची। मंजू हाथों में वरमाला लिए सखियों के साथ जब मंच पर पहुंची, तो वर पर नजर पड़ते ही वह दंग रह गई। हड्डियों का ढांचा सिर पर मौर धरे उसके सामने खड़ा था। मंजू का चेहरा अपने वर को देखकर उतर गया। उसकी इच्छा हुई कि वह जयमाल को तोड़कर फेंक दे और वहां से भाग जाए। कैसे कैसे सपने देखे थे उसने अपने जीवन साथी के बारे में, और यह कैसा जोड़ मिला है। मंजू यह सब सोच ही रही थी, तभी उसकी बड़ी बहन ने उसका हाथ कसकर दबा दिया। उसकी चेतना लौटी और उसने बुझी मन से मनीष के गले में जयमाल डाल दी। वर को देखकर हर कोई उस पर टिप्पणी कर रहा था। उनकी बात सुनकर कुछ जिम्मेदार औरतों ने हालात संभालते हुए कहा, कुछ लोगों की सेहत शादी के बाद सुधर जाती है। जब पत्नी के हाथ का भोजन करेगा तो उसकी सेहत सुधर जाएगी। शादी के बाद मंजू जब ससुराल पहुंची, तो घर की अच्छी हालत देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। ससुराल में उसके रूपर की खूब तारीफ हुई। उसकी नंद और जेठानी ने उसकी सुहाग रात के लिए फूलों की सेज तैयार कराई और रात के 10:30 बजे वे दोनों मंजू के साथ हंसी मजाक करते हुए उसके कमरे में छोड़ आए। रात 11 बजे मनीष ने कमरे में प्रवेश किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मनीष ने उसका घूंघट उठाया तो मंजू का खूबसूरत चेहरा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह देर तक मंजू का मुंह चूमता रहा और उसके शरीर को प्यार से सहलाता रहा। जब मनीष ने पहली बार संबंध बनाया तो वह 1 मिनट भी नहीं टिक सका। इसके बाद उस रात को उसने 2 बार संबंध बनाया, पर दोनों बार वह 1 मिनट से आधे मिनट के अंदर ही पस्त हो गया। मंजू सारी रात प्यासी मछली की तरह छटपटाती रही। मंजू 5 दिन तक ससुराल में रही और हर रात उसे ऐसे ही दुखदाई हालात से गुजरना पड़ा। मंजू जब अपने मायके पहुंची तो अपनी मां और भाभी के गले लगकर खूब रोई। उसकी भाभी द्वारा रोने की वजह बार बार पूछे जाने पर उसने सारी बात उन्हें बता दी। 2 महीने बाद मनीष बड़े भाई सुरेश के साथ ससुराल गया और मंजू को विदा कराकर ले आया। घर में पर्दा प्रथा होने के चलते भयंकर गर्मी में भी मंजू को मनीष के साथ बंद कमरे में ही सोना पड़ता था। उसके कमरे के आगे बने बरामदे में उसके जेठ जेठानी सोते थे। उसके सास ससुर छत पर सोते थे। एक रात जब मनीष 1 मिनट में अपनी मर्दानगी दिखाकर खर्राटे भर रहा था और मंजू की आग में जलते हुए सोने की कोशिश कर रही थी,
तभी बरामदे में चारपाई के चरमराने और औरत की सिसकार की आवाज उसे सुनाई दी। यह आवाज तकरीबन 20 मिनट तक उसके कानों में गूंजती हुई उसकी तड़प को बढ़ाती रही। अगले दिन फुर्सत के पलों में मंजू ने अपनी जेठानी को बातों ही बातों में आभास करा दिया कि कल रात जब वह जेठ जी के साथ धमाचौकड़ी मचा रही थी तो वह जाग रही थी। मंजू की जेठानी यह सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई, फिर सफाई देते हुए बोली, क्या करूं? रात में भोजन करने के बाद उन्हें होश ही नहीं रहता है। मेरे शरीर को तो वे रुई की तरह धुन कर रख देते हैं। उस समय इनके शरीर में बिजली जैसी फुर्ती और घोड़े जैसी ताकत आ जाती है, घंटों छोड़ते ही नहीं। मैं तो बेदम हो जाती हूँ और अगले दिन घर का काम निपटाने में भी मुश्किल हो जाती है। जेठानी की बात सुनकर मंजू का मन हुआ कि वह अपनी छाती पीट ले, मगर उसने हंसकर कहा, तुम जेठ जी को मनमानी करने दो, घर का काम मैं संभाल लूंगी। इस चर्चा का नतीजा यह हुआ कि उस रात मंजू की जेठानी बरामदे में न लेटकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात में जब उसके जेठ ने अपनी पत्नी से कहा, वहां क्यों गर्मी में सड़ रही हो? यहाँ बाहर ठंडी हवा में क्यों नहीं लेती? आज मैं कमरे में ही लेटूंगी। तुम्हें वहां लेटना हो तो लेटो, जेठानी ने कमरे से ही जवाब दिया। मंजू अपने कमरे में लेटी उन दोनों की बातचीत सुन रही थी। मनीष मंजू को कुछ क्षणों में अपनी मर्दानगी दिखाकर हौंफता हुआ एक तरफ को लुढ़क गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। मगर मंजू को आधी रात तक नींद ही नहीं आई। इस बीच वह अपने कमरे से बाहर निकली। बरामदे में उसके जेठ खर्राटे भर रहे थे। बाथरूम से जब वह वापस लौटी तो जेठ की चारपाई के पास आकर उसके पैर ठिठक गए। उसने एक क्षण रुककर पूरे घर का जायजा लिया। घोर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे इत्मीनान हो गया कि सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। वह हिम्मत करके सुरेश की चारपाई पर उससे चिपक कर लेट गई। नशे में चूर सुरेश की नींद जल्दी ही खुल गई और उसने मंजू को दबोचकर संबंध बनाना शुरू कर दिया। जल्दी ही मंजू की झिझक दूर हो गई और वह भी सुरेश का साथ देने लगी। जब सुरेश की पकड़ धीमी पड़ी तब तक मंजू संतुष्ट हो चुकी थी। पसीने से लथपथ सुरेश ने जब उसे छोड़ा तभी उसकी नजर मंजू के चेहरे पर पड़ी। उसने चौंक कर कहा, तुम? तभी मंजू ने सुरेश के मुंह पर हाथ रखकर कहा, आपने एक प्यासी की आज प्यास बुझाई है। आपके भाई तो किसी लायक है नहीं, मजबूरन मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए आपके पास आना पड़ा। मंजू चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गई। इसके बाद से तो वह हर दूसरे तीसरे दिन रात को उठकर सुरेश के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने लगी। सुरेश ने 2-3 बार तो संकोच का अनुभव किया, मगर फिर वह भी हर रात को मंजू का इंतजार करने लगा। उसकी अपनी पत्नी तो बच्चे पालने में ही परेशान रहती थी। फिर उम्र के साथ ही उसका जोश भी कम होता जा रहा था। सर्दियों में मंजू ने सुरेश से नींद की गोलियां मंगवा ली और रोजाना खाने में नींद की गोलियां डालकर मनीष और अपनी जेठानी को देने लगी। सुरेश अब दिन भर चौपाल में पड़ा सोता रहता और रात में मनीष के सोने के बाद उसके कमरे में घुस जाता और मंजू के साथ मजे लेता। मगर एक रात सुरेश की मां जब आंगन में शौचालय जा रही थी तभी सुरेश को मंजू के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाते हुए देख लिया। वे दबे पैर मंजू के कमरे में गई। मनीष खर्राटे भर रहा था। उन्होंने मंजू को बाल पकड़ कर उठाया और बोली, वर्जित फल खाते हुए शर्म नहीं आई तुझे कुलच्छनी? मंजू चोरी पकड़े जाने पर पहले तो सक पकाए, मगर फिर संभल कर बोली, भूख पर एक सीमा तक ही काबू रखा जा सकता है। अम्मा, वर्जित फल स्वाद के लिए नहीं, मजबूरी में खाती हूँ। तुम्हारे बेटे को तो औरत की जरूरत ही नहीं है। मैं उनके सहारे नहीं रह सकूंगी अम्मा। उन दोनों की बातचीत सुनकर मनीष भी जाग गया था। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना।
धन्यवाद।